नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है इसको पढ़ेंगे। तो हम एक एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ। ये व्यक्तित्व का अर्थ हम कह सकते हैं, व्यक्तित्व जो है ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी व्यक्तित्व क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। किससे? लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है और जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। मुखौटा या नकाब यानी व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? मुखौटा या नकाब कहते हैं। ये मुखौटा या नकाब यानी पर्सोना का अभिप्राय जो है हम ये कह सकते हैं कि पर्सोना का जो अभिप्राय है उन पहनावे या वेशभूषा से है जिसे पहन करके व्यक्ति नाटक के रंगमंच पर दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करते हैं, उसे हम पर्सोना कहते हैं। आपने देखा कि व्यक्तित्व जो है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है और जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। पर्सोना का भी अभिप्राय उन पहनावे या वेशभूषा से है जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य दिखावे को इंगित करता है। केवल इतना अर्थ व्यक्तित्व का है। यानी पर्सनालिटी का मतलब है मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, उनको हम लोग जो है देखते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व की परिभाषा जो पहली परिभाषा दी है वो आलपोर्ट ने दी है। आलपोर्ट ने क्या बताया? आलपोर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों को इंगित करता है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। यानी कितनी अच्छी परिभाषा आलपोर्ट की है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों को व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है
गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये तो परिभाषा अल्पोर्ट की है। दूसरी परिभाषा वुडवर्ड की है। वुडवर्ड की है। वुडवर्ड ने परिभाषा दी है। वुडवर्ड ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तीसरी परिभाषा गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड की है और गिलफोर्ड ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समवंतित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समवंतित रूप है। ये तीन परिभाषा व्यक्तित्व की आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी हम लोगों ने चर्चा की। अब अगला पॉइंट इसका है, आप नोट करके लिख लीजिए कि व्यक्तित्व को पहली बार परिभाषित करने का श्रेय 1896 में सिगमंड फ्रायड को जाता है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अब नोट करके लिख लीजिए कि व्यक्तित्व को पहली बार परिभाषित करने का श्रेय 1896 में सिगमंड फ्रायड को जाता है। सिगमंड फ्रायड को जाता है और जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अब सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है, इसको हम कितने नामों से जानते हैं? तो जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, इसे हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसे हम परीक्षा निरीक्षण का सिद्धांत कहते हैं। परीक्षा निरीक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं और इसी को हम जो है स्वप्न विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। हम जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को इन चार नामों से जानते हैं: मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, परीक्षा निरीक्षण का सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या स्वप्न विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो सिगमंड फ्रायड थे, ये वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। वियना
वीना ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रायड जो है ये निवासी थे। फ्रायड जो है ये पेशे से एक डॉक्टर थे और ये जो है पागलों के डॉक्टर थे, यानी जो व्यक्ति पागल हो जाता है उनके ये डॉक्टर थे। सिगमंड फ्रायड का जो अध्ययन का विषय था उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रायड के अध्ययन का विषय था फ्रायड ने बताया कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक बर्फ के टुकड़े के समान है। क्या बताया कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक बर्फ के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार विज्ञान का नियम कहता है कि यदि बर्फ के टुकड़े को आप पानी में डालेंगे तो उसका 1/10 भाग बाहर दिखाई देगा और 9/10 पानी में डूबा रहेगा। जो भाग पानी में डूबा रहता है यानी दिखाई नहीं पड़ता है, उसे ही हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो बाहर दिखता है वो तो कुछ और ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो मन होता है, उसका छल कपट जो होता है वो तो नहीं दिखता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि किसी मित्र के जो है 4-5 मित्र मिलकर के कहने लगे कि चलो आप घूमने चलते हैं। एक लड़का है वो मित्रों के साथ घूमने चला जाता है, लेकिन बाहर से तो वो मित्र बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो घूमने के बहाने उसको ले जाते हैं और वहां जब पहुंच जाते हैं घूमने के लिए तब उसके साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये उनके अंदर का मन था, ये उनके अंदर का व्यक्तित्व था, ये उनके अंदर की सोच थी जो व्यक्ति को बाहर से नहीं दिखती है। इसलिए फ्रायड ने जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम आपको एक एक को बताते हैं। फ्रायड ने पहले भाग को जो बांटा उसे जो है अचेतन अवस्था कहा। अचेतन अवस्था। दूसरे भाग को जो बांटा उसे चेतन अवस्था कहा। और जो तीसरे भाग को बांटा वो इन दोनों का मिक्स था, मतलब चेतन का भी था और अचेतन का भी था, इसलिए फ्रायड ने उसे अर्धचेतन के नाम से कहा। अर्धचेतन। अब एक एक जो है हम व्यक्तित्व के जो है भागों को समझते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, एक एक व्यक्तित्व के प्रकार को समझते हैं। पहला देखा आपने चेतन अवस्था। ये चेतन अवस्था जो होती है इसी को हम 9/10 के नाम से भी जानते हैं। और जो ये चेतन अवस्था होती है इसे हम 1/10 भाग के नाम से जानते हैं। अब ये अचेतन अवस्था हम लोग पढ़ते हैं तो अचेतन अवस्था ये व्यक्तित्व यानी मन का वह भाग होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। बालक यहाँ सुख खोजने की कोशिश करता है और इच्छाएं जो होती है बालक की यहीं पर उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं यहीं पर उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये अवस्था यानी अचेतन अवस्था असामाजिक अनैतिक अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? असामाजिक या अनैतिक अवस्था कहलाती है। दूसरा अवस्था इन्होंने बताया चेतन अवस्था, यानी चेतन अवस्था ये वो अवस्था होती है जो बाहर से दिखाई पड़ती है। चेतन अवस्था बाहर से दिखाई पड़ती है। अनुभव, संवेदनाएं, नैतिक अनैतिक, सही गलत यहीं पर होता है। और ये अवस्था जो होती है यानी चेतन अवस्था जो होती है ये बाह्य पक्ष कहलाती है। तीसरी अवस्था फ्रायड ने बताया कि अर्धचेतन। तीसरी अवस्था बताया अर्धचेतन अवस्था।
अर्धचेतन अवस्था, ये अवस्था चेतन और अचेतन की बीच की अवस्था है। यहाँ अनुभूतियां तो होती हैं परंतु अनुभव नहीं होता है। यानी बालक सही गलत, नैतिक अनैतिक के विषय में थोड़ा बहुत जानने लगता है, लेकिन बालक जान नहीं पाता है, पूर्ण रूप से जान नहीं पाता है। आपको हम एक उदाहरण देते हैं। ये मार्कर है, ये हमारा जो है व्यक्तित्व कह रहा है कि इस मार्कर को चुरा लेना चाहिए। तो ये चोरी करने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई? तो ये अचेतन मन से जागृत हुई। लेकिन चेतन मन कहता है कि नहीं, ये इस मार्कर को चुराना नहीं चाहिए। आप किसी मार्कर को चुरा लोगे तो जो है कोई तुम्हारा भी तो मार्कर चुरा सकता है, तुम्हारा भी कोई वस्तु चुरा सकता है, या जिसका ये मार्कर होगा ये चोरी करते पकड़े जाओगे तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। तो इसलिए अचेतन अवस्था ने कहा कि मार्कर को चुरा लेना चाहिए, लेकिन चेतन अवस्था कह रही कि नहीं, इसको चुराना नहीं चाहिए। जो जिसका मार्कर होगा वो देख लेगा तो पीटेगा। लेकिन यह जो अर्धचेतन अवस्था होती है तो ये ना तो चेतन अवस्था के साथ जाती है और ना अचेतन अवस्था के साथ जाता है। ये अर्धचेतन कहता है कि नहीं, ये मार्कर चुरा लेना चाहिए। यदि कोई देखता नहीं हो तो इस मार्कर को चुरा लेना चाहिए, और यदि कोई देख रहा हो तो इस मार्कर को नहीं चुराना चाहिए। यानी ये जो अर्धचेतन अवस्था है न तो अचेतन अवस्था के साथ जाता है और न चेतन अवस्था के साथ जाता है, ये दोनों के साथ समन्वित रूप होता है, मिला उला जो है भाषण अपना विचार व्यक्त करता है। आगे अब हम लोग जो है यहाँ तक पढ़े। अब फ्रायड ने जो है व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं, 3 अंग बताए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मन के 3 अंग जो है फ्रायड ने बताए हैं, उसको हम लोग जो है देखते हैं। मन के अंग, मन के अंग को जो है फ्रायड ने 3 भागों में बांटा, और पहले का जो है फ्रायड ने नाम बताया, वो नाम बताया है ईड। क्या बताया है? ईड। दूसरे को बताया ईगो, और तीसरे को बताया सुपर ईगो। अब ईड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ईड को हम इदम कहते हैं, इदम। ईगो को हम अहम कहते हैं, अहम। और सुपर ईगो को हम परा अहम कहते हैं, परा अहम। यानी ये एग्जाम में जो प्रश्न आपके आता है वो ईड ना लिख करके कभी कभी इदम लिख देता है, ईगो ना लिख करके कभी कभी हम लिख देता है। इसलिए इन दोनों बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ईड है यानी इदम है, ये अचेतन अवस्था है, अचेतन अवस्था। ईगो जो है ये चेतन अवस्था है, चेतन अवस्था। और जो सुपर ईगो है इसे हम अर्धचेतन अवस्था कहते हैं, अर्धचेतन अवस्था। अब इन तीनों को हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले देखिए ईड लिखा यानी इदम, यह जैविक तत्व है, इसमें केवल आनंददायक प्रवृत्ति होती है तथा बालक को उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है, अर्थात बालक को वास्तविकता से कोई जो है संबंध नहीं होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने ईड को 90% यानी 90%
राक्षस कहा है। क्या कहा है? 90% राक्षस कहा है। किसको कहा है? तो इड को कहा है। दूसरी अवस्था है ईगो, यानी अहम, या हम कह सकते हैं चेतन अवस्था। ये बालक को समय के साथ साथ मूल्य, आदर्श, उचित अनुचित का ज्ञान करा करके समाज के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति इससे विकसित हो जाती है। यहाँ पे जो है इसी को, ईगो को मनोवैज्ञानिकों ने 10% वास्तविकता कहा है। 10% वास्तविकता कहा है मनोवैज्ञानिकों ने। अगली अवस्था है यानी सुपर ईगो। हम कह सकते हैं कि बालक को पूर्ण रूप से उचित अनुचित का ज्ञान हो जाए तथा समाज के अनुरूप जो है व्यवहार करने लगे, उसे जो है सुपर ईगो कहते हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक लड़की जो है स्कूल से जो है घर जा रही है, लेकिन जो है रास्ते में कुछ लड़के उस लड़की को छेड़ना चाहते हैं। तो ये छेड़ने की इच्छा कहाँ जागृत हुई? इड में, यानी इदम में। उस लड़की को जो छेड़ने की इच्छा जागृत हुई, ये इदम में जागृत हुई। लेकिन उस लड़की को इसलिए नहीं छेड़ते हैं, वो उसी दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि नहीं, इस लड़की को ना छेड़ो, यदि छेड़ोगे तो अभी जो है आप दूसरे लड़की को छेड़ रहे हैं, और जो है आपके भी घर के सदस्य को कोई छेड़ सकता है, कोई परेशान कर सकता है, कोई मार पीट सकता है, इसलिए उस लड़की को नहीं छेड़ते हैं। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि यदि आप इस लड़की को छेड़ते हैं, अभी चौराहे से कोई आ जाएगा तो वो देखेगा तो सबको अभी पीटेगा, या कोई रास्ते में निकल पड़ेगा तो भी आप सबको जो है पीटेगा। लेकिन जो है उस लड़की को छेड़ने की इच्छा जागृत हुई तो इड में जागृत हुई। आपको हम बताएं कि फ्रायड ने जो है, नोट करके लिख लीजिए कि फ्रायड ने कुछ शब्दावली बताई है। यदि आप सीटेट का या टेट का या सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें 2-3 आपको ऐसे शब्द मिले होंगे जो आपको कंफ्यूजन कर रहे होंगे। उन शब्दों को हम बता रहे हैं। फ्रायड ने जो है मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को थानाटोस कहा है। क्या कहा है? थानाटोस। फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को थानाटोस कहा है, और फ्रायड ने जीवन इच्छा को इरोस कहा है। जीवन इच्छा को इरोस कहा है। फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को थानाटोस तथा जीवन इच्छा को इरोस कहा है, और काम भावना प्रवृत्ति को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। ये 3 शब्द जो है आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिले होंगे, जो आपको कंफ्यूजन कर रहे होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रायड ने बताया कि ये इच्छाएं तो यहाँ पे इदम में जागृत होती हैं, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसे जो है फ्रायड ने भगनाशा कहा है। क्या कहा है? यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसे फ्रायड ने भगनाशा कहा है। तो ये फ्रायड ने बताया कि इस भगनाशा को दूर करने के लिए 8 प्रकार के जो है पॉइंट बताए हैं, सब्लिमेशन बताए हैं, 8 प्रकार के नियम बताए हैं। उससे व्यक्ति इन भगनाशाओं से दूर हो सकता है, निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इन 8 इच्छाओं में से 8 पॉइंटों से किसी एक का पालन नहीं करता,
वो व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है। फ्रायड ने बताया कि जो व्यक्ति इन 8 नियमों के बताए गए नियमों का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहता है। हम लोग जो है एक एक इच्छा को जो है पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो भगनासा के जो पहला पॉइंट बताया, उसको बताया शोधन या सबलिमेशन। शोधन या सबलिमेशन। शोधन या सबलिमेशन में फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति सफलता में फेल हो जाता है। जब व्यक्ति सफलता में फेल हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, पिक्चर देखने चला जाता है, और वो जो है उस सफलता में जो फेल हुआ था उससे व्यक्ति बाहर आ जाता है। मतलब कोई बालक एग्जाम देता है, यदि एग्जाम में वो फेल हो जाता है तो वो चिंतित हो जाता है। उसी को फ्रायड ने बताया कि ये शोधन सबलिमेशन है। और जब व्यक्ति चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो अपने जो है बर्ताव को, अपने जो है नेचर को बदलने के लिए व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है या पिक्चर देखने चला जाता है, तो उस भगनाशा से व्यक्ति बाहर आ जाता है। दूसरा पॉइंट बताया फ्रायड ने पृथक्करण। पृथक्करण, ये पृथक्करण व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जो इच्छा उसकी थी उस इच्छा को व्यक्ति छोड़ दे, अलग कर दे। यानी पृथक का मतलब क्या है? अलग करना, छोड़ देना। कोई चीज व्यक्ति पाने की इच्छा है, लालसा है, उसको वो छोड़ दे। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब सफलता में फेल हो जाता है तो वो व्यक्ति बहाने बनाने लगता है। और वो कैसे बहाने बनाने लगता है? वो कहता है नहीं भैया, मेरा तो टीटी या सीटेट का एग्जाम देने का मन नहीं था, मैं तो मम्मी के कहने पर एग्जाम दे आए थे, या पापा के कहने पर एग्जाम दे आए थे, या मेरे एक मित्र ने कहा था इसलिए हम एग्जाम दे आए थे। उसी को फ्रायड ने पृथक्करण बताया है। तीसरा जो बताया वो दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न यानी व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में आंखें बंद करके चला जाए या खो जाए। आपने देखा है कोई बालक जो है झगड़ा करता है, किसी बात को लेकर के वो जो है गुस्सा हो जाता है, तो वो गुस्सा इसलिए हो जाता है जैसे उसने कोई गलती की, और जब गलती की तो उसके पापा ने उसे डांटा कि आपने ये गलत काम किया, आप ये शैतानी किए। तो वो बच्चा जो है या तो ध्यान लगा करके पिता जो डांट रहे होते हैं, गुस्सा हो रहे थे उस बालक पे, वो सुनता है, और सुनने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है, और कमरे में एकाग्र रह करके उस पर मंथन करता है जो उसने गलती की है। और तब तक व्यक्ति बाहर कमरे से नहीं आता है जब तक जो है उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। इसलिए इसको फ्रायड ने दिवा स्वप्न कहा है। चौथा जो पॉइंट बताया फ्रायड ने, वो बताया है आत्मीकरण। आत्मीकरण, अब आत्मीकरण में फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति किसी का अनुसरण करने लगता है। यानी व्यक्ति ने अगर जो टीटी का एग्जाम दिया या सीटेट का एग्जाम दिया और यदि वो फेल हो गया, तो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने लगता है और कहने लगता है देखो हम तो सीटेट एग्जाम एक बार में नहीं पास हुए, लेकिन मोहन ने भी तो एक बार में नहीं पास किया था, या राकेश ने भी तो एक बार में नहीं सीटेट एग्जाम पास कर पाए थे। तो वो व्यक्ति दूसरे का अनुसरण करने लगता है। वो कहता वो व्यक्ति देखो दोबारा में सीटेट एग्जाम पास कर पाए थे, इसलिए वो व्यक्ति आत्मीकरण करने लगता है। अगला है योक्तिकरण, यानी 5वें नंबर का बताया योक्तिकरण। योक्तिकरण, ये योक्तिकरण
हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है बहाना बनाने लगता है या दूसरे पे दोष देने लगता है। जैसे कोई बालक है परीक्षा में, कोई बालक जो है वो कोई बालक है वो दूसरे पे बहाना बनाने लगता है, दोष देने लगता है। वो बालक कहने लगता है कि हम परीक्षा पास तो कर लेते भैया, लेकिन पापा ने सही समय पर एडमिशन नहीं दिलाया, इसलिए हम फेल हो गए। या वो कहने लगता है कि पापा ने जो है सही समय पर एडमिशन नहीं दिलाया, या अध्यापक ने सही पढ़ाया नहीं, इसलिए हम फेल हो गए। दूसरे का वो जो है युक्तिकरण करने लगता है। लेकिन आप ये पढ़ रहे हैं 8 पॉइंट, आपको लगता है कि बहुत आसान है। सीटेट में एक बार सीटेट के एग्जाम में एक प्रश्न आया 2016 में। वो प्रश्न ये था कि अंगूर खट्टे हैं, और लोगों ने इसका उत्तर जो है 90% लोगों का ये उत्तर गलत हुआ। अंगूर खट्टे हैं, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, युक्तिकरण करने लगता है। क्योंकि जब लोमड़ी को वो अंगूर, उसने बहुत प्रयास किया अंगूर को पाने के लिए, और जब लोमड़ी अंगूर पाती नहीं है, परेशान हो जाती है, तब वो लोमड़ी कहती है चलो छोड़ो, अंगूर नहीं खाना, अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। यानी लोमड़ी ने प्रयास बहुत किया कि हम अंगूर मिल जाए, अंगूर को हम खाएं, लेकिन उसके बहुत प्रयास के बाद जब उसे अंगूर नहीं मिलते, तब वो कहती कि युक्तिकरण, यानी अंगूर बहुत खट्टे हैं। अगला जो फ्रायड ने 6 नंबर का क्रम बताया, उसे बताया दमन। दमन यानी जैसे कोई व्यक्ति है जो उसकी इच्छा है, उस इच्छा को ही वो त्याग कर दे, दमन कर दे, छोड़ दे। जैसे कोई व्यक्ति की इच्छा है आईएएस बनना, लेकिन अब वो व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाता, तो वो व्यक्ति इच्छा को छोड़ दे और कह दे कि अब मुझे आईएएस नहीं बनना है, अब मुझे पीसीएस बनना है। उसी को जो है दमन कहते हैं। 7वें क्रम का जो फ्रायड ने बताया, उसे बताया प्रेक्षण या विस्थापन। विस्थापन या प्रेक्षण। यह विस्थापन या प्रेक्षण क्या है? आपने देखा कि जो है व्यक्ति एक दूसरे का जो है गुस्सा दूसरे व्यक्ति पे निकाल देता है। यानी व्यक्ति ऑफिस गया और झगड़ा ऑफिस का था, लेकिन उसकी गुस्सा कहाँ निकाल दिया? घर पे निकाल दिया। घर आया जो है सबसे जो है झगड़ा कर लिया। या व्यक्ति के घर में झगड़ा हुआ, वो ऑफिस गया, वहां पे अपनी भड़ास निकाल रहा, अपनी गुस्सा निकाल रहा। या व्यक्ति जो है मोहल्ले में गया, झगड़ा उसके घर में हुआ, मोहल्ले में गया और किसी लड़के को पीट पाट दिया। तो इसी को जो है प्रेक्षण या विस्थापन फ्रायड ने कहा है। 8वें नंबर का जो पॉइंट बताया फ्रायड ने, उसे बताया क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। अब ये क्षतिपूर्ति कैसे होती है? जैसे व्यक्ति कहता है कि अब कोई बात नहीं, चलो हम आईएएस बनना चाह रहे थे लेकिन आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन चलो कोई छोटी ही नौकरी मुझे मिल गई, क्लर्क की मिल गई, वही ठीक है। यानी क्या हुआ? यानी उसने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वो प्रयास में जब सफल नहीं हुआ, आईएएस के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उसे छोटी कोई नौकरी मिल गई, उसी में उस व्यक्ति को संतुष्ट रहना पड़ता है। क्या उसे बोलते हैं? क्षतिपूर्ति बताते हैं। यानी जो मिल गया वही ठीक है, उसी को क्षतिपूर्ति बोलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने है फ्रायड की जो है विशेषता पढ़े, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार का व्यक्तित्व होता है। आगे अब हम लोग जो है पढ़ेंगे। ये प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।